राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं आपको जीएस घुरिये की वर्ग व्यवस्था के बारे में जानकारी दूंगी। घुरिये के अनुसार वर्गों की सदस्यता स्वैच्छिक होती है तथा जन्म से निर्धारित नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति आधुनिक यूरोप के वर्गों में उसके धन पर निर्भर करती है। अपनी जाति और वर्ग में अंतर को स्पष्ट करने के लिए मैकाइवर ने निम्न कथन के द्वारा उद्धृत किया है। उन्होंने ये कहा है कि पूर्वी सभ्यता में जबकि वर्ग और परिस्थिति का मुख्य निर्धारक तत्व जन्म था, पश्चिमी सभ्यता में आज धन ही वर्ग निर्धारक के रूप में उतना ही या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और धन की अपेक्षा जन्म कठोर निर्धारक तत्व है। धन अधिक दृढ़ है। वर्ग व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण व्यवसाय और उससे प्राप्त आय से होती है। घुरिये ने लिखा है कि जो समस्त समुदाय हैं, इनके कानून को छोड़कर वर्ग के सदस्यों के आचार को नियंत्रित करने के लिए तथा उसको नैतिकता का मार्गदर्शन करने के लिए कोई स्थायी या सामाजिक परिषद नहीं होती है। एक ही वर्ग के सदस्य भिन्न भिन्न व्यवसाय अपनाते हैं, जो संगठित होने पर स्थायी कार्य संचालक या समितियों के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिक इनके जो सामान्य रूप से ये अपने मतलब कि विशाल समुदाय को न्यायोचित अधिकार क्षेत्र को पृथक रखते हुए केवल अपने व्यवसाय से संबंधित शिष्टाचार या आर्थिक लाभ का ही ध्यान रखते हैं। बुद्धिजीवी व्यवसायों में सामान्य नियम तथा प्रशासनिक आदेशों ऐसे विषय को निश्चित करते हैं, जैसे प्रवेश संबंधी योग्यताएं, प्रशिक्षण का स्वरूप, पारिश्रमिक के तरीके, नौकरी की शर्तें, सहकर्मियों तथा जनता के प्रति व्यवहार के नियम, सार्वजनिक पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों की योग्यताएं, सेवा की शर्तें, निष्कासन के अधिकार आदि। वर्ग और अगर उसकी भूमिका के बारे में हम जानकारी लें, क्लास एंड इट्स रोल, तो घुरिये ने वर्ग के महत्व, विशेषताएं, भूमिका, गतिशीलता, निर्णायक कारकों आदि का विवेचन जाति के संदर्भ में किया है। घुरिये ने स्पष्ट किया है कि जाति की भांति ही वर्ग व्यवस्था भी अगतिशील और विवाह आदि से संबंधित प्रतिबंधों से युक्त प्रथा रही है। आपने इस संबंध में विद्वानों के कथन उद्धृत किए हैं। C.A. मसे ने वर्ग के मनोवैज्ञानिक आधार पर किए गए प्राचीन किंतु गहरे विश्लेषण के बाद निम्न उद्गार प्रकट किए। भिन्न राष्ट्रीयता या भिन्न धर्म की पत्नी से विवाह करने की अपेक्षा यदि कोई युवक अपने वर्ग से बाहर विवाह कर लेता है तो वह अत्यधिक गंभीर विषय हो जाता है। घुरिये का कहना है कि प्रचलित ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था का विकास पूर्ववर्ती सामंती ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था से हुआ, जो यूरोप के संबंध में सैद्धांतिक दृष्टि से जो तथा कुछ उसके वैसे ही थी। आपका कहना है कि इसमें समानता गहरी है तथा दोनों में कुछ भिन्नताएं भी प्रमुख है, जिनको आप अपनी इस व्यवस्था के वर्णन के द्वारा स्पष्ट किया है। पहला है ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था। सामंती समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वर्ग 3 से लेकर 12 प्रकार के थे। अधिकतर इनकी सामान्य संख्या 4 थी: सरदार, पादी, स्वतंत्र कृषक तथा भूदास। सामाजिक प्रथा भूमि एवं सामाजिक पद दोनों के लिए कानून के रूप में थी। जाति व्यवस्था में भू धारणाधिकार का तत्व नहीं था। जाति के प्रारंभिक काल में और सैद्धांतिक दृष्टि से इसके बाद भी जाति समूहों की 4 या 5 तक सीमित कर दिया था। जाति समाज में ब्राह्मण सर्वोच्च थे, वहीं यूरोपीय समाज में योद्धा या सरदार जो क्षत्रिय के रूप में पहले स्थान पर थे। सामंती समाज का विभाजन तथा भेदभाव धार्मिक आदेश से रहित, जबकि जाति व्यवस्था में धर्म प्रधान तत्व था। यही इन दोनों व्यवस्थाओं में प्रमुख अंतर है। पादरी समाज के सभी वर्गों से भर्ती किए जाते थे। पादरी कमारे रहते थे और अविवाहित ही मरते थे। सामंती वर्ग की सदस्यता अन्य वर्गों के लिए प्रतिबंधित थी, जो जातियों के जैसा ही बंद वर्ग था। पादरी वर्ग सामाजिक गतिशीलता प्रधान थे, जाति से भिन्न थे। क्षत्रियों ने अनेक बार ब्राह्मण से उच्च पद प्राप्त करने का प्रयास किया और लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में क्षत्रियों को ब्राह्मण के बाद वाली श्रेणी से ही संतोष करना पड़ा।
दूसरा अंतर यूरोपीय वर्ग समाज तथा जाति समाज के मध्य संख्या का है। वर्ग समाज में समूहों की संख्या बहुत ही कम थी तथा इनकी श्रेणीबद्धता तथा वरिष्ठता जाति समाज की अपेक्षा बहुत कम जटिल थी। प्रारंभ में अगर हम देखें तो विभिन्न वर्गों के जो सदस्य हैं वे एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे। निम्न वर्ग की स्त्री के से विवाह होने पर उस पत्नी को पति के वर्ग का व्यवहार प्राप्त नहीं होता था। उनकी संतानों को निम्न वर्ग में जाना पड़ता था। ये विशेषता जाति व्यवस्था जैसी थी। वर्ण व्यवस्था में सरदार लोगों का कर्तव्य रक्षा करना, पादरी का सबके लिए प्रार्थना करना और सामान्य जनों का कर्तव्य जाति व्यवस्था के शूद्रों की भांति सबके लिए अन्न उत्पन्न करना था। किसी भी व्यक्ति के लिए अपना वर्ग परिवर्तन करना मूर्खता मानी जाती थी। यानी व्यक्ति जिस प्रकार से जाति में एक जाति से दूसरी जाति में नहीं जा सकता था, वैसे ही एक वर्ग से दूसरे वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकता था। वाणिज्य का विकास तथा कस्बों की उन्नति ने लोगों के नवीन वर्ग उत्पन्न कर दिए और ये वर्ग व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक आदि के थे। नवीन वर्गों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग सौदागर तथा व्यापारियों का था। ये भद्र वर्ग की प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षा रखते थे और प्रायः उनको प्राप्त भी कर लेते थे। घुर्ये के अनुसार व्यापारी, सौदागर, ठेकेदार, बैंक बैठक संचालक और वित्त प्रबंधक आगे चलकर निर्माता, उद्योगपति या फैक्ट्री के स्वामी बन गए और इन्होंने सबने मिलकर पूंजीपति वर्ग की रचना की। 18वीं शताब्दी के अंतिम काल में और 19 शताब्दी के प्रारंभ होने वाले समय में कृषि संबंधी कई रूपांतर हुए और औद्योगिक क्रांति हुई। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश समाज में वर्ग रचना में कई परिवर्तन हमें देखने को मिले। श्रमिक वर्ग का आकार बढ़ गया। नियोजक वर्ग जो थे वो अन्य विभागों से अलग हो गए। उसके बाद में ब्रिटिश समुदाय में जो है डिज़वाइली ने ब्रिटिश समुदाय को दो राष्ट्र यानी संघर्ष के लिए समृद्ध धनी और निर्धन लोगों से निर्मित बताया। घुर्ये के अनुसार वेतनभोगी लोगों और मजदूरों में कमाने वाले श्रमिक में भेदभाव नहीं था। वे वेतन और मजदूरी के मध्य हैं। वेतनभोगी कर्मचारी कार्यकर्ता होने के कारण किसी भी व्यक्ति के श्रमिक वर्ग से पृथक होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि श्रमिक वर्ग की कसौटी मजदूरों के लिए कार्य करना तथा हस्तकार्य करना है। सभी आधुनिक राज्यों की सेवा की शर्तें अपनी कल्याणकारी पक्ष के साथ सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के लिए आगे बढ़ने में प्रवृत्त होती हैं। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है नियमित अनुक्रम या ग्रांडेज। ये सेवा संबंधी संगठन है। इनमें प्रारंभिक वेतन और इनकी अभिवृद्धि शामिल होती है। कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में लगा हो, चाहे वह क्लर्क हो या और किसी पद पे हो, अब वो अधिक उच्चतर पद पे पहुंचने की आकांक्षा रखता है। कुछ निश्चित रूप से इस आकांक्षा की पूर्ति भी कर लेते हैं और वो इसी प्रकार से आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए मजदूरी करने वाले श्रमिक भी अपने वर्ग के कार्य तथा सामान्य पदों से बाहर जाना पड़ता है और वह तभी कर सकता है जब उसमें असाधारण योग्यता हो। नवीन मध्यम वर्ग के रहन सहन के आदर्श तथा प्रतिमान मजदूर कमाने वाले श्रमिकों तथा प्राचीन ऐतिहासिक मध्य वर्ग से भिन्न है। अगर हम देखें तो कुछ समय पहले मलिन वस्त्रधारी सर्वहारा वर्ग, निम्न अनुक्रमों के क्लर्क, दुकानों के गुमास्त तथा ऐसी चीज़ें आपको संघों से संगठित कर लिया है और सभी अनुक्रमों में अध्यापक पेशे से की अपेक्षा शिक्षा के सोपान के अनुसार अपने अपने संघ बना रहे हैं। अलग अलग कार्य करने वाले लोगों ने अपनी अलग अलग यूनियन बना ली है, हम ये कह सकते हैं। व्यापारियों ने अपनी अलग बनाई है, किसानों ने अलग बनाई है, अब आईएएस ने अलग, डॉक्टर्स ने अलग, वकीलों ने अलग, इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। और इनके जो अग्रणी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग होते हैं कुलीन परिवारों के होते हैं। ज़्यादातर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और वो समाज के अन्य वर्गों का नेतृत्व करते हैं। और इसी अनुसार घुर्ये ने जो है ये बताया है कि किसी भी व्यक्ति तथा समूह में कुछ ऐसे हित हो सकते हैं जो एक समान होते हुए भी दूसरों के लिए सामान्य नहीं होते हैं। इनकी संतुष्टि के प्रयास करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं और ज़्यादा प्रतिस्पर्धा या संघर्ष होने के कारण शीघ्र ही विरोध भी उनके आगे संघर्ष बन जाता है। तो सभ्य समाज में ऐसी स्थितियों के लिए क्या होता है, कानूनी नियम तय किए जाते हैं कि इनके द्वारा हम अपने विभिन्न जो हमारे
आदर्श हैं या जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करें इन नियमों के अनुसार। और इसी से व्यक्ति जो है अपने मूल प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करता है, जिस वर्ग से प्रयास करता है वो उसी वर्ग में सम्मिलित होता है।